हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 1 मतलब काव्य खंड के चैप्टर 1 जिसका नाम है कड़बक को। ठीक है, तो ये जो है बिहार बोर्ड के हिंदी का काव्य खंड का है चैप्टर 1। ठीक है, काव्य खंड का चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है करबक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कवि के विषय में सारा कुछ जानेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय में क्या है, इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसके कवि कौन है, इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि करबक कविता के लेखक कौन है, तो आप लोग का आंसर क्या हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति धारा के हैं, निर्गुण भक्ति धारा। और कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जायसी का जन्म कब हुआ था, तो आंसर होगा 1492 ईस्वी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। तो जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में। ठीक, उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। ठीक, तो जायसी के पिता का नाम क्या था, जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ। ठीक, जायसी दिखने में बहुत कुरूप तथा एक आंख से काने थे। तो जायसी दिखने में कैसे थे, कुरूप मतलब बदसूरत और एक आंख से काने। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। चेचक क्या है, चेचक एक प्रकार का बीमारी है। तो चेचक के कारण क्या हुआ था, उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जायसी के कितने रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, तो आंसर होगा 21, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। ठीक, तो कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है उनके रचनाओं का, तो ये सब क्या है, प्रमुख रचना है। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई। तो जायसी की मृत्यु कब हुई, 1548 के करीब। जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है, तो जायसी कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी या फिर प्रेम के पीर। ठीक, और ये जो है करबक, तो करबक किससे लिया गया है, करबक लिया गया है पद्मावत से, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस कविता के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि जैसे इस पाठ में 2 करबक प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ में कितना करबक है, 2 करबक है। पहला करबक पद्मावत के पहले छंद तथा दूसरा करबक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। पहला करबक किससे लिया गया है, पद्मावत के पहले छंद से, और दूसरा करबक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। ठीक, प्रथम करबक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। तो पहले करबक में कवि किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने रूपहीनता के बारे में, और वो जो एक आंख से काने हैं उनके उसके बारे में। ठीक, वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। वह मतलब पहले करबक में कवि बताते हैं कि सुंदर होना जरूरी नहीं है, आदमी में गुण हो तो आदमी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, दूसरे करवक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है परंतु उसकी
कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। तो दूसरे करबक में कवि क्या बताते हैं, दूसरे करबक में कवि बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि आदमी सुंदर होगा तभी उसको याद रखा जाएगा। अगर आदमी में कोई भी टैलेंट है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मतलब करबक का जो है अर्थ जानेंगे। ठीक, तो पहला पद्य जो है, पहला जो करबक है उसमें क्या है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कभी सुनी, चांद जईस जग विधि अवतारा दीन कलंक किन्ह उजियारा, जग सूझा एकई नैनाहा उवा सुख अस नखतन माहा। ठीक, इसका अर्थ क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि, तो इसका मतलब क्या है कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है। मतलब क्या बोलते हैं, एक आंख से काने हैं मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन फिर भी क्या है, वो गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ठीक, तो कवि कहते हैं कि जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे ही कवि में भी दाग है, अर्थात कवि एक आंख से काने हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो गुणवान है। ठीक, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। ठीक, तो ये था हमारा पहला, क्या बोलते हैं, पहला करबक। ठीक, पहले करबक में अब हम लोग और आगे की ओर चलते हैं। तो हमारे पहले करबक की अगली पंक्ति है, जो लही अंबही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भेयु असूझ अपारा। ठीक, अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं। ठीक, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब, डाल के जगह पे डाब लिख लेना। ठीक है, जब तक आम में नुकीली डाब, जिसको हम लोग मंजरी बोलते हैं, ठीक है, जब तक आम में नुकीली डाब या मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। ठीक, समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी कैसा है, खारा, इसलिए वह असूझ और अपार है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है हमारा, जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरी लाग अकासा, जो लही घड़ी कलंक कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं। यहाँ तक सब में लिखना है। ठीक, जिसमें कवि कहते हैं कि, तो इसमें कवि क्या कहते हैं, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नहीं नष्ट किया गया था तो क्या हुआ था, वो सोने का तब तक नहीं बना था। ठीक, जब तक घेरिया, घेरिया मतलब क्या होता है, सोना गलाने वाला पात्र, तो जब तक घेरिया में सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक क्या होता है, वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है, तब तक वो क्या होता है, सोना नहीं बनता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है हमारा, एक नैन जस दर्पण औतही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कवि कि वो एक ही आंख है उनके पास, लेकिन वह फिर भी कैसे हैं, दर्पण की तरह निर्मल। जैसे दर्पण हमेशा सत्य बोलता है, सत्य चीज दिखाता है। ठीक है, आप जैसे हैं आपको वैसे ही दिखाता है, वैसे ही क्या है, कभी भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनके इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पहले पद्य का लास्ट था। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं दूसरे पद्य की ओर। तो हमारा दूसरा पद्य स्टार्ट होता है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत कई लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। अर्थात कवि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ये, इस पंक्ति में कवि अपने बारे में, अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने अर्थात जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यह काव्य रचकर सुनाया है। ठीक है, वह जो काव्य वो क्या किए हैं, वो लिखे हैं और दूसरे को सुनाए हैं, और जिसने भी उसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। और जो भी इस काव्य को सुना उसको क्या हुआ, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। ठीक है, तो कवि ने इस काव्य को कैसे जोड़ा है, रक्त की लेई लगाकर और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है हमारा औ मन जानी कबित अस्किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्ना, कहाँ सो रत्न सेने यस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन बखानु, कहम स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो अर्थात कवि जो लिखे हैं वो उनकी आखिरी निशानी के रूप में हो। जैसे अब ना तो रत्नसेन है और ना तो वह रूपवती पद्मावती, ना राघव चेतन और ना ही अलाउद्दीन है। मतलब ये सब लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज क्या है, आज इनमें से कोई भी नहीं है। यश के रूप में केवल इनकी कहानी रह गई है। तो उनको जानने के लिए क्या रह गया है, सिर्फ उनका कहानी रह गया। आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस तरह पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसकी सुगंध रह जाती है। तो कौन सा पुरुष महान है, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा पूरे संसार में बनी रहती है। जैसे फूल मर जाने के बाद उसकी सुगंध उससे खत्म नहीं होती, वैसे ही वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा कभी भी इस संसार से खत्म नहीं होती। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा केई न जगत जस बेंचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। अर्थात इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक, तो ये था हमारा काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है कड़बक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।